हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिमर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि डेंटल इन्फेक्शंस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। किडनी स्टोन जो है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। वीकनेस जो है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, अगर आपको कोई मन में आ रहा है कि वो टॉपिक हम दें और वो कमेंट पे आप कीजिए। ठीक है, हम उस टॉपिक पे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं ट्रिमर्स के बारे में। ट्रिमर जो होते हैं वो हाथ पैर क्या करते हैं, काँपते हैं। मतलब हाथ और पैर, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता और वो मतलब काँपते रहते हैं। ठीक है, आप कहीं भी किसी को भी देखे होंगे कि किसी का हाथ अच्छा मतलब काँपते रह रहा है, वो मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो रुक नहीं सकता है। ठीक है ना, वो काँप रहा है तो काँप रहा है। ठीक है, पैर काँप रहे हैं तो काँप रहे हैं और उसी के हिसाब से वो अपना काम कर भी रहे हैं। ठीक है, कुछ किसी को देखे होंगे कि पानी भी नहीं पी पाते, हाथ काँपते रहता है तो पानी भी नहीं पी पाते हैं वो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिमर कहते हैं। इसका हम देखेंगे क्या क्या लक्षण क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है। ठीक है, लक्षण क्या है, कॉजेज इसका क्या है, बीमारी का कारण क्या है। ठीक है, वो देखेंगे। डायग्नोसिस निदान इसको कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, और मेडिसिन कौन कौन सा हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ट्रिमर होता क्या है। ट्रिमर जो है हाथ पैर काँपना, हाथ और पैर दोनों काँपता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिमर कहते हैं। चलिए, इन मेडिकल टर्म इट इज़ कॉल्ड ट्रिमर एंड ट्रिम्बलिंग। मेडिकल भाषा में इसे ट्रिमर या ट्रिमलिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज इनवॉलेंट्री डिजीज, और ये क्या है, इनवॉलेंट्री डिसीज है विच लॉस ऑफ कंट्रोल। इनवॉलेंट्री उसे कहते हैं जो जिस पे हमारे नियंत्रण होता ही नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल उसमें नहीं होता है। हम ब्रेन से कितना भी बोल लें कि वो शांत रहे, लेकिन वो शांत नहीं हो सकता है। ठीक है, यह इनवॉलेंट्री अर्थात आप अपने आप होता है जिसमें हाथ तथा पैरों में संतुलन बिगड़ जाते हैं। अपने आप होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। कितना भी मेंटली उसको कंट्रोल करने का सोचेगा, अगर वो इंसान नहीं होगा, वो इनवॉलेंट्री अपना काम वो करता रहेगा। ठीक है, जैसे इनवॉलेंट्री हमारा एक और चीज़ करता है क्या, हार्ट। हार्ट जो है वो पंप करना नहीं भूलता। अगर वो हार्ट जिस दिन बंद हो गया, हम भी उस दिन बंद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इनवॉलेंट्री वर्क हमारा हार्ट करता है, समझ लीजिए कि उसी तरीके से अगर हाथ और पैर काँप रहा है, मतलब उसमें कोई भी हमारा मेंटली इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो नहीं चल रहा है। ठीक है, उसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हार्ट में मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता। क्या हार्ट को आप बोलिएगा कि शांत हो जाए, चुप हो जा, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। चुप हो जाएगा? नहीं होगा। जिस दिन चुप हुआ उस दिन आप ख़त्म। ठीक है, तो वो जैसे हार्ट है वैसे वो भी एक डिजीज़ रहता है, लेकिन हार्ट डिजीज़ नहीं है और वो इनवॉलेंट्री में आ जाएगा। हाथ और पैर अगर काँप रहे हैं तो वो इनवॉलेंट्री में आ जाएगा और वो एक डिजीज़ है। और डिजीज़ क्या है, ट्रिमर है। ठीक है, चलिए, ये एक दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क लाइक अ इनवॉलेंट्री। जो वॉलेंट्री मसल्स है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते थे, वो वर्क क्या कर रहा है, इनवॉलेंट्री, मतलब हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें हमारे वॉलेंट्री मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स की भांति कार्य करती है। जैसे अभी हम आपको समझाएं कि हमारा जो इनवॉलेंट्री है वो हार्ट है, लेकिन हम वही हिसाब से जो मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री में आता है, लेकिन जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स में हो जाता है। ठीक है, अब वो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देखिए, अब ट्रिमर्स की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ट्रिमर्स जो है, ये हाथ हमेशा क्या होगा, काँपते रहेगा। ठीक है, काँपते रहेगा हाथ, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिमर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और, पैर जो है लड़खड़ाते रहेंगे,
चल नहीं पाएंगे, मुंह से बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, ढंग से कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर जिसको ये प्रॉब्लम हो गया ना, वो कुछ भी नहीं हो पाता है। हमने देखा है, ठीक है, आंखों देखा हाल है, वो हो पाता है लेकिन बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं, बहुत धीरे धीरे हो पाता है, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं हो पाता है। जैसे इसका सिम्टम्स हम आपको बताएं, सिम्टम्स बताते हैं, सैकिनेस, कपकपी होना, मतलब कांपते रहता है शरीर जो है, वो कांपेगा, हाथ पैर कांपेगा। तो जब सब कुछ कांपना अगर स्टार्ट करेगा तो आपका पूरा का पूरा आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा बॉडी के ऊपर। सेकंड फिंगर, उंगली जो है वो अभी ऊपर हम दिखाएं आपको, उंगलियां का जो है वो कांपना, ठीक है। सेकंड लेस, पैरों का कांपना, ठीक है, पैर में कंपन हो गया, ठीक है ना, काफ़ी प्रॉब्लम। फिर किसी किसी को होता है ना, बोली में प्रॉब्लम होता है, बोलते समय वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, कांपते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ ड्राइंग, अगर हम कुछ भी, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये लिख ले रहे हैं हम, लेकिन अगर हम वही बोलेंगे कि ड्राइंग बनाओ, तो जिसके हाथ में प्रॉब्लम है, काँप रहे हैं, अगर हम बोलेंगे ड्राइंग बनाओ, वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो जब नहीं बना पाएगा तो वो क्या होगा, लिखने में भी उसको प्रॉब्लम है। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। अनेबल टू होल्डिंग, वस्तु को पकड़ने के समस्या भी होंगे। अगर कुछ भी वस्तु पकड़ रहा है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। बीमारी का कारण क्या होता है, कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर कोई जेनेटिक ही आ रहा है, जैसे हमारे बाबा का हुआ, फिर पापा का हुआ, फिर हमको हो गया, ठीक है, किसी किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप सुधार नहीं सकते हैं, आनुवांशिक बीमारी हो जाएगा, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उसको आप नहीं बदल सकते हैं, नहीं सुधार सकते हैं, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, तो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है तो ये ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं। अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तो उसका तो एक ही है बस, उसको सहना और सहते रहिएगा। पार्किंसन डिजीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, पार्किंसन डिजीज़ हो गया। फिर ब्रेन में अगर इंजरी है, चोट वगैरह है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अगर इंजरी हो गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लीवर किडनी फेल्यूर अगर हो गया तो उससे भी ये हो सकता है। कारण जो है बीमारी का वो इन सारी चीज़ों से लेकर के है। जेनेटिक में है, अगर आनुवांशिक बीमारी है, और या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पार्किंसन डिजीज़ है, ब्रेन इंजरी है, या लीवर किडनी फेल्यूर है, तो ये आपका टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, कॉजेज़ में काउंट हो जाएगा, कारण में काउंट हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर तनाव है, ठीक है, एंजाइटी हो जाएगा। अगर ओल्ड एज में तो आपको अधिक उम्र में जो हो जाते हैं तो वो तो खुद से चल भी नहीं पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोलने में दिक्कत, या तो सोचने में दिक्कत, या चलने में दिक्कत है ना, तो उसमें तो ओल्ड एज में आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर यंग है, अच्छा खासा है, ठीक है, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसमें पक्का बीमारी है, ठीक है ना। मेडिकल साइड इफ़ेक्ट, कुछ दवाइयों को दुष्प्रभाव भी पड़ता है। मेडिकल अगर कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं साइड इफ़ेक्ट, तो उसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे अस्थमा मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, अस्थमा दवाई का दुष्प्रभाव भी होता है, ठीक है। विटामिन डी डिफिशियंसी अगर आप में रहेगा तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसका निदान के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस क्या क्या हम देख सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, हम उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री खंगालेंगे, मतलब हिस्ट्री जानेंगे कि आपको क्या और कब से और कितना टाइम से ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसका मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे और कौन कौन सा मेडिसिन खाते हैं, प्रॉपर खाते हैं या नहीं खाते हैं, कौन कौन सा ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से डॉक्टर से दिखाए हैं, क्या क्या जांच कराए हैं, क्या प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा खंगालना हमारा काम है। मेडिकल हिस्ट्री सबसे पहले देखेंगे, फिर उसका सीटी स्कैन कराएंगे, मस्तिष्क का क्या करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशंस करवाएंगे, मतलब कुछ करवा के देखेंगे।
कर पा रहे हैं कि नहीं, हाथ से कुछ टच कर पा रहे हैं कि नहीं, हाथ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, ठीक है। फिर ड्राइंग टेस्ट करवाएंगे, ड्राइंग व्राइंग कुछ बनवाएंगे, अगर प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, जैसे गोला ये प्रॉपर इस तरीके से बनेंगे, लेकिन किसी का अगर है ख़राब तो ये इस तरीके से बन पाएगा, नहीं अच्छे से बन पाता है, ठीक है। तो वो ड्राइंग टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब हम सीधा आते हैं किस पे, ट्रीटमेंट पे, इलाज पे। तो इलाज क्या क्या, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं बोल करके, ठीक है। फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, जो फिजिकली बीपीटी जो किए होते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट, उसके द्वारा ये काम हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के ऊपर कि कौन कौन सा मेडिसिन हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन जो है वो विटामिन डी, हम आपको ऊपर बताएं कि अगर विटामिन डी का डिफिशियंसी है, जिसमें प्रॉब्लम ऐसा है, जो विटामिन डी का अगर डिफिशियंसी है तो वो विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी जो है, विटामिन डी में जो होता है कॉले कैल्सी फेरोल कैप्सूल होता है, जो कि 60,000 IU होता है, ये कैप्सूल है विटामिन डी कैप्सूल। अगर इफ़ डिजीज़ डेवलप ड्यू टू द विटामिन डी डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी डिफिशियंसी से अगर ये डेवलप हुआ है, अब ये चेक करने के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि किस चीज़ का आपके बॉडी में डिफिशियंसी है। यदि बीमारी विटामिन डी के कमी से हुई है तब यह कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे। पेशेंट शुड टेक 1 कैप्सूल पर वीक एंड टाइम आफ्टर द टेकिंग मील। एक कैप्सूल में देखिए हम बता रहे हैं, एक कैप्सूल में 4 टैबलेट शायद रहते हैं, ठीक है। 1 वीक में 1 टैबलेट बस खाना है आपको, अगर ये प्रॉब्लम है तो 1 वीक में एक ही बार उसको खाना है, मतलब 7 दिन में एक बार बस लेना है, ठीक है, एक बार। अब एक ही समय पर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है सेकेंड मेडिसिन देखते हैं, प्रीमिडिन टैबलेट जो होता है, प्रीमिडिन टैबलेट, ये टैबलेट, दिस टैबलेट रिड्यूस द हाइपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। मतलब यह दवाई यदि मस्तिष्क से अधिक इलेक्ट्रिकल गतिविधि होती है तो उसको कम करती है। मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रेन में भी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते रहते हैं ना, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, ठीक है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अब ब्रेन की एक्टिविटी से तो हो रहा है ना, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गतिविधि हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करने का काम करेगा। कौन, प्रीमिडॉन टैबलेट जो है वो रिड्यूस करने का काम करेगा। अब इट्स स्टैंडर्ड डोज जो होता है इसका 100 से 200 mg पीडी में लेना है। इस दवाई का मरीज़ को 100 से 200 mg तक दिया जाता है, बाकी मरीज़ की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर कोई और अवस्था ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल है या कम है, उस हिसाब से उस डोज को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड का। थर्ड जो है वो अल्प्राजोलम है। अल्प्राजोलम क्या बोलता है, इफ़ डिजीज डेवलप ड्यू टू द एंजाइटी यूज़ दिस टैबलेट। अगर आपको एंजाइटी है और डेवलप हो रहा है, तो यदि मरीज को तनाव है और उसका कारण बीमारी हुई है तब इसका टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंजाइटी है, तनाव है और उसका कारण पता चल गया हमको कि इसी बीमारी से है, एंजाइटी है, तो उसको हम अल्प्राजोलम दे सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, दिस इज एंटी एंजाइटी मेडिसिन दैट रिड्यूस द एंजाइटी। ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग है और इसको हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए दे सकते हैं। ये एंटी एंजाइटी दवाई होती है जो कि तनाव को कम करती है, ठीक है। अगर इसका डोज की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डोज की, तो 0.25 से लेकर के 1 mg तक TDS में लेना है, जैसे कि तक ये 0.25 से लेकर के 1 mg तक मरीज को दिया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 मिर्टाजापिन टैबलेट। मिर्टाजापिन टैबलेट जो है क्या दिस इज ऑल्सो एंटी एंजाइटी मेडिसिन। यह एक एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। यह भी एंटी एंजाइटी मेडिसिन दवाई है। दिस टैबलेट यूज सर सीवियर एंजाइटी कंडीशन। अगर बहुत ज़्यादा अधिक तनाव होता है तब इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा अधिक तनाव होता है, ठीक है ना, सीवियर है, तनाव होता है, अधिक तनाव, तब हम इस मिर्टाज़ैपिन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो इट्स स्टैंडर्ड डोज जो है 15 से 45 mg पर डे के हिसाब से लेना है, बट दोज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट नीड एंड कंडीशन। डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कितना मतलब mg चाहिए और कितना mg से वो रह सकता है, उस हिसाब से उस डोज को देना है। इसकी सामान्य मात्रा 15 से 45 पर डे है, परंतु मरीज को कितनी दवाई की दी जाए यह मरीज की बीमारी की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे जो है वो आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका ट्रिमर्स। ठीक है ना, हाथ पैर अगर काँप रहे हैं तो आपका हर चीज़ के बारे में, दवा से लेकर के, ट्रीटमेंट से लेकर के, डायग्नोसिस से लेकर के, एंजाइटी अगर हो रहा है, कॉजेज़ जो हो रहा है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना, इसका डायग्राम्स क्यों हो रहा है, ट्रिमर क्या होता है, हम सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और दूसरे दोस्तों में या किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उनको सेंड कर सकते हैं, उनको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, और लाइक और कमेंट, अगर आपको कोई वैसा लगता है कि हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम है उस पर वीडियो बनाइए, तो हम उस चीज़ को लेकर के और आपको ट्रीटमेंट और वीडियो की सहायता से आपको हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तब तक ले बाय।